Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha IAS Academy, and we are doing the agriculture series. We are in lecture number 9. बेसिकली मैं आपको इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैसे सब्सिडीज़ के बारे में, बट जो हमारा टॉपिक है इट इज़ इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस. बेसिकली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो लेक्चर नंबर 11 में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको तोड़ के 3 लेक्चर बना रहा हूँ. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ सब्सिडीज़ को समझेंगे. उसके बाद हम लोग जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड सब्सिडीज़ और जो उसके इंपॉर्टेंट मीट्स हुई उसको देख लेंगे. और थर्ड में हम लोग जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एज अ होलिस्टिक पढ़ लेंगे. तो क्या होगा, आसानी रहेगी और लेक्चर भी छोटा बनेगा, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. देखिए, तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ है क्या. ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसको, फार्मर्स को या एग्री बिजनेसेस को. तो इट इज़ अ गवर्नमेंट फिनेंशियल सपोर्ट पेड टू फार्मर्स एंड एग्री बिजनेसेस. फार्मर्स एंड एग्री बिजनेसेस दोनों को मिलता है. ठीक है, टू सप्लीमेंट देयर इनकम, मैनेज द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एंड सप्लाई ऑफ सच कमोडिटीज. ठीक है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ क्या है, एक प्रकार का ऐसा गवर्नमेंट फिनेंशियल सपोर्ट जो कि या तो फार्मर्स को दिया जाए या जो बिजनेसेस हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको दिया जाए, जिससे क्या हो, या तो उनकी इनकम बढ़ जाए, आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाए, या आपकी जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसकी कॉस्ट या सप्लाई पे कोई इफेक्ट पड़े. तो उसके लिए जो है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ दी जाती हैं बेसिकली. ठीक है, या ऐसा कोई आप पैसा देंगे. अब हम देखेंगे वो भी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो 2 मिनट बाद देखते हैं. ठीक है, आप एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ देते क्यों हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि आपकी देश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े एंड आप जो है सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर पाएँ, जो आपका आत्मनिर्भर भारत है. तो आज के टाइम पे तो देखिए 1960-70s में हम लोग इंपोर्ट क्या करते थे. ठीक है, शिप टू माउथ इकोनॉमी बोला जाता था हमें उस टाइम की. भाई यूएस से गेहूँ की शिप आती थी तब देश खाना खाता था. बट देन ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इंडिया हैज़ अटेन अ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स टुडे विच इज़ वेरी नाइस फॉर अस. ठीक है, तो बट देन उसके लिए सब्सिडीज़ देनी पड़ी और वो सब्सिडीज़ आज तक दी जाती हैं. अब उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं. ठीक है, अब सब्सिडीज़ से होता क्या है, सब्सिडीज से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है वो अच्छा हो, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जो इनकम है फार्मर्स की, एग्री बिजनेस की, जो भी बेनिफिशियरी है उसकी इनकम बढ़े. ये आइडिया रहता है किसका, सब्सिडीज़ का. अब सब्सिडीज जो होती हैं इंडिया में अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका 4 टाइप की होती हैं. एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़. ठीक है, अब एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी में क्या करते हैं आप कि नाम से देखिए इनपुट दे रहे हैं. ठीक है, आपने क्या किया कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे या किसी फर्टिलाइज़र पे कोई छूट दे दी है, सब्सिडी दे दी, कि आपने कहा कि यार देखो यूरिया का जो कट्टा है वो बेसिकली आप ऐसे लेने जाओगे तो 500 रुपये का है. बट देन अगर आप यूरिया का ये कट्टा खरीदोगे सरकारी दुकान से तो आपको जो है 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, तो इफेक्टिव प्राइस आपका 300 रुपये का आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हुआ, सब्सिडीज़ हैं. आपने सब्सिडी पेस्टिसाइड्स यूज़ करने में या किसी भी इनपुट जो है उसको इस्तेमाल करने में अगर आपने पैसा दिया या कोई सब्सिडी, तो उसको बोल देंगे एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़. अब इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़ क्या होते हैं भाई, इसमें क्या होता है कि आपको कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती है, बट देन आप जो है जो प्राइस है किसका, किसी भी इनपुट का, अगर सरकार उसको कंट्रोल करती है. ठीक है, यहाँ पे तो यूरिया 500 रुपये का था, बट देन आपने जब खरीदा तो आपने खरीदा तो 500 का ही, बट देन 200 रुपये आपकी सब्सिडी आ गई, आपके अकाउंट में पैसे आ गए. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको यूरिया का कट्टा ही 300 रुपये का मिलेगा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा आपको. या आपको कोई पेस्टिसाइड है वो हो सकता है मार्केट में 500 रुपये का हो, आपको जो है सरकार 100 रुपये का दे रही हो. तो ये हो गई आपकी इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़. ठीक है, फिर बात करते हैं आउटपुट सब्सिडीज़ की. देखो आउटपुट सब्सिडीज़ क्या होती है, एक टाइप की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं. भाई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ क्या हो गई, आपने बोल दिया कि भैया ऐसा है, स्टील, आपको लगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो है स्टील के क्षेत्र में या स्टील के सेक्टर में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं चाइना से, चाइना जो है डंपिंग कर रहा है अपने सस्ते स्टील की. आपने बोल दिया आप साल में 200 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा स्टील इंपोर्ट नहीं कर सकते. आपकी डिमांड है देश की 600 मिलियन मैट्रिक टन, MMT जिसको बोलते हैं. अब ये 400 कहाँ से आएगा, ये 400 तो डोमेस्टिक
से ही लेना पड़ेगा ना फिर आपको, जब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि प्राइस बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा कि जो आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रो करेंगी। तो ये हो गया आउटपुट सब्सिडीज़। देखो फूड सब्सिडीज़ कुछ नहीं होती, जो खाने पे दी जाती हैं। अब ये भी देखो खाने पे क्या है, बेसिकली फूड सब्सिडीज़ का ट्विन टाइप की सब्सिडीज़ होती हैं। कैसे? एक तो आप फार्मर को देते हैं सब्सिडी उसी में ही कि आप यार गेहूँ उगा लीजिए, राइस उगा लीजिए, और एक आप बेनिफिशियरी को देते हैं। जो आपका प्रोग्राम है NFSA, जिसमें आपको सस्ती ग्रेन सीरियल्स देने हैं, उसमें देते हैं। तो एक्चुअली ये जो कॉस्ट जो बियर करती है गवर्नमेंट बियर करती है। तो इस टाइप की जो फूड सब्सिडी है ना, फूड सब्सिडी इज़ अ बिग बर्डन ऑन पब्लिक एक्सचेकर। ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट पे बात करूं अगर मैं, ठीक है, कि मोड ऑफ पेमेंट पे कैसे डिवाइड किया जाए, तो दो टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी। सीधा पैसा जो है किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है। डायरेक्ट में तो क्या आगे कि पैसा जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है। बेनिफिशियरी को सीधा आपने मनी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। एडवांटेज क्या है कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है किसकी, जो भी फार्मर है जिसको भी सब्सिडी दी गई। भाई मेरे पास 4,000 रुपये आ गए, अब वो 4,000 रुपये का मैं जो है सीड्स भी ले सकता हूँ। मान लिया मैंने डिवाइड कर दिया, यार ऐसा करता हूँ मैं 2,000 रुपये की सीड्स ले लेता हूँ, 1,000 रुपये का यूरिया ले लेता हूँ और 1,000 रुपये के पेस्टिसाइड्स ले लेता हूँ, या 500 रुपये का पेस्टिसाइड ले लेता हूँ और 500 रुपये का कुछ जो मेरे को इक्विपमेंट चाहिए। आपको कोई ट्रैक्टर चलवाना है, या आपको कुदाल लेना है, या फड़वा लेना है, कुछ भी लेना है आपको, जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं वो आपको यू हैव टू बाई इट, देन यू कैन बाय दैट। देन देर इज़ अ बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। अब भाई अकाउंट में पैसा भेजना है तो वो हर किसी, ऐसा तो है नहीं कि हाथ से पकड़ा रहे हैं और फिर वो आगे पकड़ा रहे हैं, बट डायरेक्ट अकाउंट में जाना है। ठीक है। यही तो फ़ायदा हुआ किससे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से। अब वो उस पर्टिकुलर आदमी का नाम है, आधार कार्ड लिंक्ड है, वो सीधा उसमें जा रहा है। तो टारगेटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशियरी की दोनों अच्छी है। एफिशिएंसी को अच्छा रखता है बेटर टारगेटिंग की वजह से। सेंस ऑफ एजेंसी है, सेंस ऑफ एजेंसी है मतलब कि जो बेनिफिशियरी है उसे भी लगता है कि मैं पॉलिसी मेकिंग का पार्ट हूँ। ये एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग का एक लैकुना भी है इंडिया में, क्योंकि सेंस ऑफ एजेंसी नहीं है भाई। जिसको जाता है पैसा, बेसिकली जो बेनिफिशियरी होती है, उसे कभी ऐसा नहीं लगता कि पैसा मेरा है। तो अब जब डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं तो उसे लगता है, मतलब बेसिकली आप बोलते हैं उसे, यार देखो यार मेरे को तुम पर विश्वास है, ये रहा पैसा और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करो और आप उसको बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए लगाओ, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप उसको एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ करोगे। बट देन होता कुछ और है, वो उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है। एंड यू नो डायरेक्ट सब्सिडीज़ आर मोर लाइकली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि ये नॉन प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ या नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। कैसे? भाई सरकार ने 2,000 रुपये दिए, आपने शाम को उसका एक खंबा ले लिया या उसे दारू में उड़ा दिया, आपने कहीं अय्याशी कर ली, उसे कहीं और खर्च कर दिया था एग्रीकल्चर के लिए, आपने उसे घर बनाने में लगा दिया। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये इसका डिसएडवांटेज है डायरेक्ट का। ठीक है। और जो डिज़ायर्ड, क्योंकि उसका डिवर्जन हो सकता है पैसे का, तो जो डिज़ायर्ड गोल है आपका हो सकता है वो पूरा ना हो। ठीक है। एंड देन यू कैन ओपन द कंट्री, एंड इट ऑल्सो ओपन द कंट्री टू वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट मैकेनिज्म्स। ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म वॉलेटाइल हो जाती है इकोनॉमीज में ज़्यादा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ की। भाई आप इसमें डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आपने इनपुट प्राइस रिड्यूस कर दिया, कोई वेलफेयर मैकेनिज्म निकाल दिया, आप डायरेक्ट कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके से इसमें पेमेंट कर रहे हो। ठीक है। तो वो गई आपकी इनडायरेक्ट। जैसे आपने क्रेडिट, कोई सस्ता क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया, सस्ते लोन्स प्रोवाइड कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी पे आपने सस्ती कर दी इरिगेशन के लिए, या कोई पानी सस्ता कर दिया या फ्री कर दिया पानी इरिगेशन के लिए जो खेतों में जा रहा है। तो इस तरीके से जो है इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ दी जाती है। देखो उसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं आप उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है। आपका जो डेवलपमेंट कंसर्न है कि भैया प्रायोरिटी सेक्टर को मुझे डेवलप करना है, तो आप उसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। ये बेटर एक टूल है गवर्नमेंट डिस्पोजल पे, क्योंकि प्राइस रिडक्शन अपने हाथ में है। अब भाई आपको यूरिया लेना है, अब पहले आप डायरेक्ट में क्या हो रहा था कि आप पहले ले रहे थे फिर आपको पैसा मिलता था। इसमें क्या हो रहा है कि सरकार पहले आपको सब्सिडाइज करके दे रही है। ठीक है। तो सरकार का कंट्रोल ज़्यादा रहता है इन सब्सिडीज़ में। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है बेसिकली? देखो डिसएडवांटेज ये हुआ कि ये इनडायरेक्ट सब्सिडीज जहाँ जहाँ दी गई, एक तो हमारे पास क्या हुआ कि सीरियल सेंट्रिक बन गई हमारी इकोनॉमी। सिर्फ हम सीरियल्स उगाते हैं, गेहूँ राइस ये उगा रहे हैं हम लोग।
ठीक है। कैलोरीज पे हमारा ज़्यादा ध्यान है रादर देन न्यूट्रिशन पे। जैसे मिड डे, मैंने आपको पहले बताया था कि मिड डे मील स्कीम में जो है अब चेंज किया गया है, उसको जो है कैलोरी सेंट्रिक से हटा के न्यूट्रिएंट सेंट्रिक किया गया है। रीजनल बायसनेस आ गई, कुछ इलाकों में या कुछ राज्यों में खेती बहुत अच्छी होती है, कुछ में बिल्कुल ही नहीं होती है। इनपुट इंटेंसिव बना दी। अब वो इनपुट इंटेंसिव क्यों बन गई? क्योंकि भैया कोई इंसेंटिव ही नहीं है फार्मर के पास। सस्ती बिजली आ रही है, पूरा दिन पंप चल रहा है तो पानी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन चल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, ठीक है। देन बेनिफिशियरीज का इसमें टारगेटिंग ढंग से नहीं हो पाती, ठीक है। करप्शन है, लॉबिंग है रिच फार्मर्स की, ठीक है। और इसको जो है मिसयूज़ किया जाता है फॉर गेनिंग पॉलिटिकल माइलेज। ये बढ़िया टूल्स होते हैं इलेक्शन जीतने के, जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती हैं, ठीक है। अब इश्यूज़ क्या हैं एक्चुअली एग्रीकल्चर सब्सिडीज से रिलेटेड और उनका पॉसिबल रेजोल्यूशन क्या है? देखो, एक तो हैवी फिजिकल बर्डन। देखो, हैवी फिजिकल बर्डन मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्डन है। मैं आपको बताऊँ कि 2% ऑफ द इंडियन GDP जो है आपकी फार्म सब्सिडीज़ में जाती है, ठीक है। और टोटल सब्सिडी जो फार्मर्स को दी जाती है उसमें से 21% जो है सब्सिडी उनकी इनकम है, ठीक है। अगर वो सब्सिडी ना दी जाए तो अगर 100 रुपये फार्मर कमा रहा है तो अगर सब्सिडी ना दी जाए तो 21 रुपये और कम कर लीजिए तो उसकी इफेक्टिव इनकम हो जाएगी आपकी 79 रुपीज़, ठीक है। इसका पॉसिबल रेजोल्यूशन क्या है कि आप इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो यार, एक तो बेटर टारगेटिंग करो सब्सिडीज़ की। आप जनधन आधार जो मोबाइल ट्रिनिटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई पावर पे सब्सिडी दी तो बिजली चली रही है, ठीक है। पानी इरिगेशन पे दिया तो मतलब पानी चली रहा है। एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का, क्योंकि क्या होता है कि जब तक अपनी ये टेंडेंसी है भारत में कि जब तक अपनी जेब से हम लोगों का पैसा नहीं जा रहा होता, जब तक हमें फ्री, वो बोलते हैं ना कि फ्री का चंदन सब रगड़ते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि जब तक अपनी जेब से पैसा नहीं जाता तब तक जो है एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, ये देखा गया है, ठीक है। जो फ्री की चीज़ है उसका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फार्मर्स हमारे ख़राब हैं या एक्सप्लॉयट करते हैं, बट देन ये प्रॉब्लम देखी गई है किसी भी चीज़ के साथ। वो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो फार्मर्स की बात पर्टिकुलर नहीं है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आप भैया फीडर अलग कर दीजिए। जैसा आपने किसमें किया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में आपने क्या किया कि भैया हमने आपको फीडर अलग कर दिया, एक अलग फीडर है, उससे आपको बिजली आएगी इरीगेशन के लिए, सब्सिडी मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, बट देन वो कुछ ही घंटों के लिए आएगी। भाई दिन में आएगी, रात को थोड़ा ना आप खेती करोगे, या कभी कभार रात को पानी लगाना पड़ता है जिस मौसम में या जिस क्रॉप को जो है रात को पानी चाहिए, तो उसी टाइम उसी हिसाब से वो बिजली प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो था गुजरात में देखने को मिला, ठीक है, गुजरात में देखने को मिला। देन इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी है। क्यों है भैया? आपने पानी निकालते रहा तो ग्राउंड वाटर जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली ये देखा गया कि वो जो है अपने साथ साथ जो है आर्सेनिक, जो नीचे मिनरल्स हैं वो ला रहा है। उसने क्या किया कि कंटेमिनेट कर दी, सॉइल फर्टिलिटी को घटा दिया, बायोडाइवर्सिटी को घटा दिया, ठीक है, यूट्रोफिकेशन हो गया। फिर जो केमिकल्स सॉइल में आए थे वो बाद में पता लगा कि हमारी ह्यूमन फूड चेन में आ गए, हमारे ब्लड में मिलने लगे, तो उसका जो है एक विशियस सर्कल है। देन नो बेनिफिट्स टू द टारगेटेड ग्रुप। पता लग रहा आपका जो टारगेट ग्रुप था वो था कोई और वो पैसा किसी और को जा रहा है। क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे पर्टिकुलरली इन केस ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड जो रिच फार्मर्स हैं वही कॉर्नर कर लेते हैं पूरा का पूरा पैसा, ठीक है। इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? एक तो आप नीम कोटेड यूरिया दें, ठीक है, आप और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दे सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मैंने आपको ये हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में क्या डिस्कस कर चुके हैं कि इन सब्सिडीज़ को देने के चक्कर में हमारी जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो एक तो सीरियल सेंट्रिक हो गया है, रीजनल बायसनेस आ गई है, कुछ स्टेट जो हैं बहुत आगे निकल गए हैं, इनपुट इंटेंसिव बन गया है, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन क्या है? भैया आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। आप वो कैसे करोगे? आप MSP में ज़्यादा क्रॉप्स डाल दो। भैया अभी सिर्फ 23 क्रॉप्स हैं, उसको 50 कर दो। देन आपके पास मिशन और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हो, फूड प्रोसेसिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मिक्स फार्मिंग कर सकते हो। देन देयर इज़ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ प्राइस सब्सिडीज़। देखो प्राइस सब्सिडीज़ जो होती हैं होती तो बड़ी अच्छी हैं क्योंकि वो आपका प्राइस पे दी जाती हैं, बट देन क्योंकि जो प्राइस बेसिकली जो प्राइस डिफरेंस होता है वही पे करती है गवर्नमेंट। तो प्राइस सब्सिडीज़ जो हैं अच्छी हैं, बट देन प्राइस सब्सिडीज़ के साथ क्या दिक्कत है कि वहाँ फ्रॉड बहुत होता है, डाइवर्जन ऑफ मनी बहुत होता है और उस पैसे का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सब्सिडीज़, भाई क्रेडिट की आज भी जो है कमी है एग्रीकल्चर सेक्टर में।
आज भी जो लोग हैं वो इस्तेमाल जो है मिडल मैन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज़म्स हैं अब तो क्योंकि पहुंच रहे हैं बैंक गाँव तक, बट देन क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि जो है लोग जो है रूरल बैंकिंग कर सके। रूरल बैंकिंग को आपको स्ट्रेंथन करना है, लोगों तक क्रेडिट पहुंचाना है और उन कस्टमाइज करने हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो शहर में आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट है हो सकता है वो आपका गांव में ना चल पाए, या जो गांव का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि शहर में ना चल पाए, ठीक है। तो ये बात थी सब्सिडीज़ की, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली WTO की बात करेंगे, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ एंड WTO की बात करेंगे। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस हेयर, or you can download from the Telegram group or from the websites. Link of both are given in the comment box. Thank you all for watching. We wish you a very happy day. Keep smiling, keep healthy, and I shall see you tomorrow. Bye bye.